हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपकी परीक्षाओं में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे। यूथ पब्लिकेशन की ये हमारी बुक है जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगभग जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसका हम कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से मिल सके। पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपके यह काम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अब तक मैंने वर्णमाला के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, कवर किया है। जाकर ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में, पूरा वर्णमाला आपका फिनिश हो गया है। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे और आपका समय यहाँ पे बहुमूल्य है। समय देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे अपना लाभ ले पाइएगा, जिस वजह से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हम विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज दूसरा टॉपिक चल रहा है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विराम चिन्ह। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो विराम चिन्ह का अगर हम अर्थ देखें, आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को समझाते हुए चलूँगी, ताकि हम देखिए क्वेश्चंस करना हर जगह आपको अवेलेबल है, हर जगह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने किसी मुकाम पे खड़े हो सकें और जिसके लिए हमें परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को। अगर मैं बात करूँ विराम की, तो विराम का अर्थ क्या होता है? विश्राम या फिर ठहराव। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि विराम का को हम अनेक अर्थ में कहते हैं, तो हमारा इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो विश्राम या ठहराव भी होता है। तो भाषा के द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तब एक विचार या उसके कुछ अंश को प्रकट करने के पश्चात हम थोड़ा रुकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। मैं बहुत ही शांति से पढ़ाऊंगी, आप सभी को अच्छे से समझना है और आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए चिन्ह विराम चिन्ह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत छोटा छोटा मिस्टेक होता है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को देखेंगे कि कहाँ पे ये होता है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य सही है विराम चिन्ह की दृष्टि से। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए योजन चिन्ह का प्रयोग, योजन चिन्ह से संबंधित यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो मैं योजन चिन्ह से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बताती चलूँगी ताकि आपका एक एक चिन्ह जो है वो होता चला जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो द्वंद्व समास जो होता है, आपने समास में पढ़ा होगा। द्वंद्व समास के जो पद होते हैं उसमें और युग्म शब्दों के बीच, युग्म शब्द क्या होता है? जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस तरह से दो शब्द एक युग में जब आते हैं तो वहाँ पे आपका योजन चिन्ह हम किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा योजन चिन्ह यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला योजन चिन्ह, इसी को हम योजन चिन्ह कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो जाएगा उसे हम समझेंगे। यहाँ पे योजन चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है सुख दुख, कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अल्प विराम यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, यहाँ पे हम बोलते वक्त थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। तो सुख दुख, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से हम देखें तो योजन चिन्ह की मैंने बात की, तो यहाँ पे क्या क्या मैं आपको बताया मैंने, आप लिख सकते हैं। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच जो होता है वहाँ पे योजन चिन्ह देना होता है। और इसके बाद में अगर बात करूँ युग्म शब्दों के बीच देना होता है या सहचर शब्दों के बीच आपका प्रयोग यह होता है। जैसे कि देख लीजिए सहचर में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बाढ़ के कारण
पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो पानी ही पानी में कैसे लिखेंगे? पानी योजन चिन्ह, पानी ही पानी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। हम देखें तो माता पिता, माता पिता ये आपका समासिक रूप से आप देखें तो द्वंद्व समास के अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के शब्द आपके प्रयोग में आते हैं। हम आगे और भी इसको अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। आपको पूरी तरह से जितने भी नियम है उसको रटा देना ही मेरा मेन उद्देश्य है। इतनी बार चर्चा करूँगी कि आपको वो याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन चीज़ों को कब याद कर लिया है। ऐसा ही हमने पढ़ाया है वर्णमाला में, जाकर ज़रूर देखिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। पर पूरा समय आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन देख के ऐसे रटने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आपको समझना होता है कि कहाँ पे क्या सही है, तो इसलिए आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका राइट आंसर है, आपको दिख भी रहा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे है इस पर हम बात करेंगे। सही वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ हम देखें, काम वाली रोज़ आती है, कॉमा, काम करती है और चली जाती है। तो यहाँ पे एक ही कॉमा लगेगा, यहाँ दूसरा कॉमा नहीं लगेगा जैसे यहाँ दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। काम वाली रोज़ आती है, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, इसलिए ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। काम वाली रोज़ आती है, लेकिन यहाँ पे अर्ध विराम लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्ध विराम लगा हुआ है जो कि नहीं लगेगा। ज़्यादा कॉमा से ज़्यादा समय के लिए अगर हम रुकते हैं तो हमारा अर्ध विराम आता है। काम करती है और चली जाती है, इसलिए यहाँ पे कॉमा से संबंधित यानी अल्प विराम से संबंधित हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था और इस तरह से ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एक रूल यहाँ पे ये भी होता है कि जब हमें 3 चीज़ें किसी के बारे में बतानी है, जैसे मान लो आपको पता होगा, ये मान लो है कि राम श्याम, कॉमा लगाया आपने, श्याम, और एक ही है अब इसके बाद, यानी कि मान लीजिए राम श्याम और घनश्याम। ठीक है, तो घनश्याम जब हम लिखेंगे तो कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और लिखेंगे यहाँ पे, और घनश्याम। ये चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये आपको समझ में आ जाएंगी। राम श्याम और घनश्याम, ऐसा नहीं लिखेंगे कि राम श्याम घनश्याम बाजार जाते हैं, ऐसा ना, गलत हो जाएगा। राम श्याम और घनश्याम बाजार जाते हैं। इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विराम चिन्ह के दृष्टि से कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे लगेगा और कहाँ लगेगा, ये भी हम देखेंगे। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। देखिए और यहाँ पे लगा है, सही है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लगेगा कॉमा। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनिल घर आया, फिर यहाँ पे हम थोड़ा पॉज लेते हैं बोलते वक्त, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस तरह से जब आप बोलने के फॉर्म में इसको देखेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वाक्य सही विकल्प हमें चुनना है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको योजन चिन्ह और कॉमा, ये विराम अल्प विराम दोनों ही देखना है। ठीक है, कॉमा ज़्यादा हम लोग यूज़ में लाते हैं ना वर्ड, इसलिए मुझे बार बार कॉमा बोलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा अल्प विराम है, ठीक है, और ये हमारा योजन चिन्ह है, ये हमारा योजन चिन्ह है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताई युग्म शब्दों में हम योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको रिपीट करती जाऊँगी नियम, ताकि आपको धीरे धीरे वो याद हो जाए। देख लीजिए यहाँ पे युग्म शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लगा है। देखिए यहाँ तो कॉमा लगा दिए तो देखते ही गलत लग रहा है, तो सीधा सीधा हम पहचान गए, यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा होगा? देखिए आप किसी को बुला रहे हैं, सुनील जरा इधर आना, सुनील जरा इधर आना। अब यहाँ देखो कि किसी को जब आप बुलाते हैं तो पहले उसका नाम पुकारते हैं, फिर आप थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब यहाँ देखें तो कहाँ पे, यहाँ पे कॉमा लगेगा। आप बोलते हैं राधा जरा चाय लेके आना, तो आप बोलते वक्त क्या करते हैं, नाम लेने के बाद आप पॉज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आप नाम इसका देख सकते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादि विराम चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें तो इसे हम अपूर्ण चिन्ह या विवरण चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम बोलते हैं, ये एकांकी और नाटक में ज़्यादा प्रयोग में आता है ये वाला। ठीक है, जहाँ पे जैसे कहते हैं राजू, राजू अब कुछ कहने वाला है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, आपने देखा होगा। ये लगाने के बाद हम उसका जो भी वाक्य है उसको कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अल्प विराम की बात हम कर ही रहे हैं, जिसमें हमने बताया आपको द्वंद्व समास के दो पदों के बीच में लगता है, युग्म चिन्हों के बीच में लगता है, युग्म शब्दों के बीच में लगता है, और सहचर शब्दों के बीच में हमारा योजक चिन्ह लगता है। और ये हमारा अर्ध विराम है, जो कि पूर्ण विराम के बाद आता है, यानी कि थोड़ा सा कॉमा से पहले लगाते हैं इसको। जैसे कॉमा से ज़्यादा समय लग रहा है अगर हमें कोई चीज़ में कुछ बताने में, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस करते करते आपको पूरी तरह से हैबिट में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लगेगा, और आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस को लगातार देखिए, पूरी तरह से अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको आंसर तो अच्छे से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। विराम चिन्ह की बात करें, विराम चिन्ह का यहाँ पे बोल रहा है सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सवेरा हुआ, पहले एक एक्टिविटी हो गई, सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, यहाँ पे आपका कॉमा लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम का यहाँ पे प्रयोग होगा, अतः पूर्ण शुद्ध वाक्य क्या होगा, सवेरा। देखिए यहाँ भी बताया गया है, सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। देखिए एक एक्टिविटी पहले हो गया, तो पहले हम इसे दर्शाएंगे, सवेरा हो गया तो चिड़िया क्या हो गई, चहचहाने लगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, रुको रुको वह क्या कर रही हो, रुको रुको वह क्या कर रही हो। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, रुको रुको वह क्या कर रही हो। अब देखिए यहाँ पे रुको रुको लगा है, तो आपको योजन चिन्ह का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे योजन चिन्ह नहीं लगेगा। और देखिए आपको ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। कैसे यहाँ पे बनेगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे रुको रुको वह क्या कर रही हो, मतलब यहाँ पे आपका दो जगह पे कॉमा का यूज़ हो रहा है, अल्प विराम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ये वाक्य सही हो जाएगा, रुको रुको वह क्या कर रही हो। तो यहाँ से दो बार हम पॉज लेते हैं, रुको रुको वह क्या कर रही हो, तो यहाँ पे दो बार अल्प विराम आ रहा है। देख लेते हैं आंसर यहाँ पे, हाँ डी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वाक्य देख सकते हैं, रुको रुको वह क्या कर रही हो। देख लेते हैं, रुको के बाद कॉमा दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर वह क्या कर रही है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। मैंने अब यहीं पे आपको बताया था कि जब हम एक से ज़्यादा नाम का प्रयोग करते हैं तो हम कैसे कहते हैं। जैसे अगर दो ही नाम होता तो हम लिखते अनीता और मधु अपने कार्य में मग्न है, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अनीता, मधु, पूनम, और यहाँ पे अब हम और के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे और से इसको मिलाएंगे। जब दो की बात करें तो और ही लगता है, ठीक है, दो से ज़्यादा होते हैं तब कॉमा लगता है। इस बात को आप समझिए पहले अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कॉमा कहाँ है, बी, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कि देख लेते हैं, अनीता के बाद कॉमा, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। इस तरह से हमारा ये राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमारा यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, अर्धविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे भी अल्प विराम हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले हमने इसके बारे में बताया, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है के बाद हमारा, है के बाद हमारा कॉमा लगेगा, विराम, अल्प विराम लगेगा। ठीक है, कल उसकी टांग टूट गई। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बारे में, देख लेते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ये क्या था, क्वेश्चन था, जिसमें इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित होगा। अतः विराम चिन्ह के रूप में अल्प विराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है। देखिए रामू, रामू नाम के बाद हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा, कल उसकी टांग टूट गई। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वाक्य में जब दो से अधिक पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहाँ पे मतलब और दर्शाना है कि ये है, इसके बाद ये है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्प विराम ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये बात आप ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको बताया जहाँ पे समान अधिकार होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इस तरह के शब्द होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमारा अल्प विराम होता है। ये तो सीधी सी बात थी हमारी। देख लेते हैं इसमें आपको क्या विवरण दिया हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। समानाधिकार शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। राजा जनक की जो पुत्री थी, पहले ये एक आपका एक जानकारी है, उसके बाद आपका दूसरा जानकारी है ना। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, लाघव चिन्ह के बारे में क्या कहा गया है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ लिखना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, हमें डॉक्टर लिखना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा, ये वाला जो है, ये हमारा लाघव चिन्ह के तरह प्रयोग में आता है। और अगर हम देखें अर्धविराम की बात करें, तो जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तब वहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक ही वाक्य में बहुत सारे उपवाक्य हैं। सूर्योदय हुआ, थोड़ा ज़्यादा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे राइट ऑप्शन हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे विवरण चिन्ह भी हम देख लेते हैं। विवरण चिन्ह की बात की जा रही है, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, उसके बाद जो ये शब्द है ये आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, इनमें से ये हैं, तो ये हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे नाम, अपना नाम उसका लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने कई बार इसका प्रयोग किया है और हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका नोट्स बना सकते हैं इजीली। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ पे किया गया है, देखते हैं। वाक्य के अंत में कहीं भी, एक मिनट, ये अच्छे से दिख नहीं रहा था। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिटेलिंग से आपका बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखिए वाक्य के अंत में कभी नहीं लगता है, वाक्य के अंत में कभी नहीं लगता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और कहीं भी आप कैसे लगा देंगे। और वाक्य के शुरू में कभी भी आपने देखा है कि ये कॉमा लगाया उसके बाद हमने लिखना शुरू किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखते ही आपका आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए बहुत कम ठहराव होता है जहाँ, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, ये तो हम जानते हैं। कौन कौन से और चिन्ह है और उसके क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। पूर्ण विराम आपके यहाँ पे जब हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम की बात की जाए तो ये अल्प विराम से
थोड़ा कम समय लेता है अर्धविराम। ठीक है, इसका प्रश्न चिन्ह तो हम जानते ही हैं। इसका वशम्यादि बोधक, जब हम किसी तरह के चीज़ों को हम देखते हैं, आश्चर्य चिन्ह भी हम इसे कहते हैं। विस्मयादि बोधक में हम किसी भी प्रकार का हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, ये सब हम जब दर्शाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह की बात हमने कर ली है। योजक चिन्ह हमने कहाँ देखा था कि द्वंद्व समास के अंदर होता है, युग्म शब्दों के अंदर होता है, सहचर शब्दों के अंदर होता है। और उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह कहाँ पे होता है? यह चिन्ह इकहरा या दोहरा दोनों रूप में होता है, यानी ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ये आपने देखा होगा, जब आप किसी तरह के कोटेशन को लिखते हैं तब हम ज़्यादातर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, जब हम एक सिंगल वाला लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी के बात को, कोई कहावत या कोई लोकोक्ति है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लिखा हमने तो हम ये सिंगल वाला लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, जब हम किसी के बात को कह रहे हैं, कोई बड़ा सा वाक्य है, तो वहाँ पे हमारा डबल वाला लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार ये आएगा और बार बार हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक पेशेंसफुली देखिए। नेक्स्ट है हमारा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। मैं क्या कहता? महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं। ये सब अब गाना गाएंगे। उसने पूछा, तुम कहाँ थे? अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। तो नहीं के बाद हमारा यहाँ कॉमा लगना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है नहीं के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगना चाहिए। यथा यहाँ पे कैसा होना चाहिए था? नहीं, कॉमा, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। अतः विराम चिन्ह की दृष्टि से विकल्प ए ऑप्शन हमारा गलत है, और गलत है यही पूछा, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह, इसी को हम कहते हैं। अब यहाँ पे देख लें तो कॉमा नहीं लगा है। यहाँ पे होगा उसने मुझसे कहा, कॉमा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कॉमा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का वाक्य बनता है। यहाँ पे उसने मुझसे कहा, कॉमा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। देखिए, आप हर एक वाक्य, शुद्ध वाक्य को देखते चलेंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि जब हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा, तो कहा कहने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह लगा के उन वाक्य को लिखते हैं। इस तरह से हमारा नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अब हम कितनी बार इसको कर चुके हैं? अल्प विराम हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब तरह से दिया गया है किस तरह से जब हम संबोधन करते हैं या किसी को पुकारते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं। जब हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया है, हमने ये वाला भी क्वेश्चन देख लिया है। अब हमने जिस वाक्य में यह, वह, अब, तब, तो, या, अब इस तरह के शब्दों का लोप होता है, वहाँ पे भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, कॉमा, तुम जानो। तो यहाँ पे अब जो शब्द है इसका लोप हो गया, अब तुम जानो। अब ना लिख के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया। इस तरह के होते हैं। और हमने ये वाला क्वेश्चन तो किया ही था अभी थोड़ी देर पहले, सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है। तो यहाँ पे 2 बार कॉमा लगेगा। इस तरह के शब्द भी, क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सही वाक्य का चयन करना है। देखिए ये हमारा DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया। देखिए यहाँ पे योजन चिन्ह उल्टा पुल्टा लगा दिया है, कहीं भी लग गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। आगे भी देख लेते हैं, ये तो ठीक लग रहा है कुछ हद तक।
राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, तो ये तो और भी गलत है। ये इसके लास्ट वाला देख लेते हैं। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसका देखिए ये वाला चिन्ह तो हमारा लगेगा ही नहीं। ये हम कब लगाते हैं? ये हमने देखा था कि जब हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे नाटक या एकांकी में हमने देखा था कि इस तरह का प्रयोग हम करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम देखा जाए तो विवरण चिन्ह के रूप में देखते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका अर्ध विराम लग रहा है, थोड़ा पॉज लेके आंसर हम बोल रहे हैं। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है। अर्ध विराम की बात की जा रही है। अर्ध विराम कौन सा होता है हमारा? ये वाला होता है। तो ये वाला कहाँ लगता है? जहाँ उद्धरण चिन्ह के पहले लगता है। नहीं, उद्धरण चिन्ह के पहले हमारा अल्प विराम लगता है, तो ये वाला नहीं होगा। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, तो ये गलत है। अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। जहाँ कोई निर्देश देना हो, वहाँ पे हम अर्ध विराम नहीं लगाते हैं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अर्ध विराम में हमारा क्या होता है? प्रदर्शित के अर्ध विराम का अर्थ होता है बीच में हल्का सा विराम लेना, लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए, तो वहाँ पे हम अर्ध विराम लगाते हैं। ठीक है, कोष्टक चिन्ह के बारे में बात की जा रही है। तो कोष्टक चिन्ह हमारा क्या होता है? जो हम ब्रैकेट बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, उसी को हम कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। ऐसे करके जब हम लिखते हैं, इसको हम कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कोष्टक, तो इसको कहते हैं, देखिए इसी में लिखा है ना, इसी को कोष्टक कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोष्टक तो यही होता है। कोष्टक के अंदर देखिए आपका क्या लगा है? अर्ध विराम लगा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अर्ध विराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, देख लीजिए यहाँ पे दिए गए में अर्ध विराम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही था। उद्धरण चिन्ह के बाद यह है हमारा, इस तरह से हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, जो कि सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। अल्प विराम की बात की जाए तो ये कॉमा, इसी को कहते हैं। निर्देशन चिन्ह हमारा ये होता है, जब हम कुछ कहते हैं, कुछ कहने के लिए ऐसे निर्देश देते हैं, तो हम हमारा निर्देशन चिन्ह होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह भी हम इसको कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, यहाँ पे आपका ये वाला चिन्ह अर्ध विराम लगना चाहिए था, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन बंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। अब देखिए मोहन के बाद हमारा क्या लगेगा? मोहन बंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। तो यहाँ पे अल्प विराम तो है ही नहीं, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? अर्ध विराम तब लग जाएगा। अल्प विराम नहीं है तो यहाँ पे हमारा अर्ध विराम लग जाएगा। मोहन चला गया, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे, पॉज लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे वाक्य कैसे बनेगा। मोहन बंगलोर चला गया, उसके बाद हमने अर्ध विराम लगाया है, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, यहाँ पे कब लगता है ये भी आप देख लें। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा देर लगता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, अर्ध विराम में, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम या अर्धविराम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे
सही हो जाएगा। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है अर्धविराम का। देख लेते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्दों के बीच में वक्ता अल्प विराम से अधिक ठहराव होता है, बार बार एक ही चीज को बताया जा रहा है, यहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा समय लगेगा तो अर्धविराम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है वो बताना है। देख लेते हैं। जब राम आया श्याम सो गया, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ये हमारा विस्मय आदिबोधक है और यहाँ पे तो अल्प विराम लगा है। आलस्य मनुष्य का शत्रु, देखिए यहाँ पे अर्धविराम लगा हुआ है ना। तो ये तो बहुत ही ईजी से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो चाहे करो बस हमें तंग ना। यहाँ पे देखिए बहुत देर तक आपको रुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अर्धविराम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से बनेगा ये हमारा वाक्य। वाक्य देखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक आपको हैबिट हो जाए आंसर का लगाने के लिए कि कहाँ पे किस तरह का आंसर हमारा सही लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए पूर्ण विराम से संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए एक ही वाक्य है, इसमें कोई उपवाक्य भी नहीं है, तो इसलिए कोई और शब्द तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा लग जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी भी कौन सा क्या हो जाएगा। पूर्ण विराम आपका इस तरह से होता है। अर्ध विराम आप हम कई बार कर चुके हैं अब तक। अल्प विराम भी हमने देख लिया। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है और प्रश्न चिन्ह जो हम जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। देखिए प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़ के, यानी प्रश्नवाचक होता है हमारा ये, विस्मयादि बोधक होता है हमारा ये, तो इसको छोड़कर बाकी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है ये हमारा, वाक्य के अंत में हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम के स्थान पे देख लेते हैं। अर्धविराम होता है, योजन चिन्ह, विवरण चिन्ह या फुल स्टॉप। देखिए इंग्लिश में हमारा क्या होता है कि यहाँ देखिए हिंदी या इंग्लिश कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम की जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं, लेकिन यह क्या होता है आपका अंग्रेजी में या रोमन लिपि में आपका यूज़ होता है फुल स्टॉप, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बाहर जाना है। अब इसमें जो रेखांकित चिन्ह है इसको पहचानिए। हमने कई बार इसको देख लिया है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम है ये कौन सा है, पूर्ण विराम है। यहाँ पे देखते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अगेन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विराम। इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह से हमारा क्वेश्चन आया है कि देखिए किधर चले, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अभी बहुत तरह के क्वेश्चन हम और देखेंगे। अमीना तुम कब आई। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विराम चिन्ह का दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कौन सा विराम चिन्ह का चयन करना है हमें, तो देख लीजिए यहाँ पे अमीना नाम के बाद देखिए कॉमा लगा है, बिल्कुल सही है। तुम कब आई, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विराम चिन्ह का नाम बताना है आपको, तो ये हम
बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वही हमें बताना है कौन सा होगा। देख लेते हैं। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, ये भी ठीक लग रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पे आपको विवरण देना है। बताओ आगे आपको निर्देश दिया जा रहा है एक तरह से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछ रहा है ना आपसे, क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाँ सही है, देख लेते हैं एक बार इसको, तब और क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रश्नवाचक, यहाँ पे वाक्य होना चाहिए था शुद्ध होने के लिए। यहाँ पे क्या होता, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि मान लीजिए लिखा हमने, मान लीजिए हमने लिखा शाबाश तुम परीक्षा में सफल हुए, तो यहाँ पे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं। राम राम तुम उसने यह क्या किया। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छों का कान काटता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ है की बात की गई है, तो हमें देखते ही ये महसूस हो रहा है कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए। देखिए राम राम यहाँ योजन चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इस रूप में इसको नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया है ऐसे आप इसको लिख सकते हैं राम, यहाँ पे लगेगा विस्मयादि बोधक, फिर लगेगा राम विस्मयादि बोधक, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। राम राम उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, इस तरह से एक घृणा का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारा विस्मयादि बोधक इस तरह से होना चाहिए, योजन चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। आपको सेंस भी समझना होगा कि किस तरह का सेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देख लेते हैं वैसे हम इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन जी, यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए यहाँ पे आपका इस तरह से यह सही हो जाएगा, उसने यह क्या कह दिया है, इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो हम सभी को पता है यहाँ पे देखिए आश्चर्य का भाव देखने को मिल रहा है, तो विस्मयादि बोधक हमारा सही हो जाएगा, और इस तरह से हमारा यहाँ पे वाक्य बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, तो यहाँ पे पूर्ण विराम ना होकर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। यहाँ पे हमारा लगना चाहिए था इस तरह से चिन्ह विस्मयादि बोधक का, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्पों में से कौन सा सही है विराम चिन्ह की दृष्टि से। यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ये के बाद हमारा देखिए, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है ये तीनों में कहीं भी आपका विस्मयादि बोधक नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे हमारा भाव दिखा रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक है, ये हमारा प्रश्नवाचक है, ये हमारा पूर्ण विराम है, और ये हमारा अर्ध विराम है।
अगले बाकी ऑप्शंस को भी हम ध्यान में रखते चलेंगे। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? तो हमने देखा यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में यहाँ पे अगेन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आहा के बाद क्या हो जाएगा? आहा के बाद हमारा ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? अब यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। यहाँ पे उचित प्रयोग कौन सा नहीं हुआ है उसकी बात हमें करनी है, ठीक है। उसे देखना चाहती हूँ, ये एक पूरा वाक्य है तो हमारा यहाँ पे लगा ठीक है, ये तो सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। सुनो सुनो, देखिए दो जगह दोनों यहाँ पे विस्मयादिबोधक लगा हुआ है। वह गा रही है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना चाहिए, मैं आपका आभारी हूँ। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गलत है, विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे गलत किया गया है, विस्मयादिबोधक लगेगा यहाँ पे। ओह बहुत कठिन समय आया है, बिल्कुल आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पे भी हमारा राइट ऑप्शन विस्मयादिबोधक हो जाएगा। अरे वाह में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक। अरे अरे वाह यहाँ पे हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोविकार सूचक संबंधों। देखिए वाक्य भाषा को थोड़ा सा उलटफेर किया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। मनोविकार सूचक संबंधों वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया? देखिए मनोविकार यानी किसी भी मन का विकार। मन का विकार क्या क्या हो सकता है? लोभ हो सकता है, घृणा हो सकता है, और खुशी हो सकती है ना। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें क्या लग जाएगा? क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? बस हो गया, रहने दीजिए, ये तो ठीक लग रहा है। ऊंच नीच ठीक है, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी ठीक है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? इसमें यहाँ पे भी ये लगा है, ये भी बिल्कुल सही है। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, वाह तुम्हारे क्या कहने। अब यहाँ पे आप देखिए तो वाह तुम्हारे क्या कहने के बाद हमारा ये लगना चाहिए। देख लेते हैं हम इसको एक बार। हाँ यहाँ पे लगना चाहिए था आपका, यहाँ पे भी लगना चाहिए था, वाह तुम्हारे क्या कहने। उसके बाद ये पूरा ही एक तरह से आपको संबोधित किया जा रहा है, जो रिएक्शन जो आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है ना। उसके बाद आपका ये वाक्य अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से दो जगह हमारा लगेगा, वाह और उसके बाद तुम्हारे क्या कहने के बाद। नेक्स्ट हम देखें तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आना जाना, अब आना जाना में क्या हो जाएगा? आना और जाना, यहाँ पे और शब्द का लोप है, और शब्द का लोप हमारा समासिक शब्द में होता है, तो योजक चिन्ह हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। योजक चिन्ह कैसे लगता है? योजक चिन्ह हमारा लगता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सही है? विराम चिन्ह की दृष्टि से वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे देखिए आपका कॉमा का प्रयोग भी नहीं किया गया, इसी को आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम देख लेते हैं दो। यहाँ पे बोला जा रहा है
वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, यह भी आपका गलत है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया गया है ना। संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे? वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, फिर यहाँ पे आपका चिन्ह भी लगा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो जून जुलाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी आपका योजन चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जून जुलाई, जून और जुलाई होता है, फिर और शब्द का यहाँ लोप हो रहा है, जून और जुलाई, तो जून जुलाई ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है विवरण चिन्ह कौन सा है, तो निम्नलिखित विराम चिन्ह में विवरण चिन्ह की बात की जा रही है। तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह है, ये तो कॉमा, ये उद्धरण चिन्ह है हमारा, और ये देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, विवरण चिन्ह हमारा ऐसा होता है। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, अगले 50 और क्वेश्चन हम करेंगे इसके, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इस तरह से हम लगातार अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, हर टॉपिक को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।